हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस नेत्रा। और जो हमारी इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स का लेक्चर नंबर 14 रहने वाला है। इसमें हम बात करेंगे नीति आयोग यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग के बारे में। अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं तो हमें यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। हमारा हर जगह सेम हैंडल मिलेगा आपको @सक्सेस नेत्रा। और अगर आपको कोई भी सजेशन है, क्वारी है हमारे लेक्चर के रिगार्डिंग, देन आप हमें मेल कर सकते हैं successnetra@gmail.com। आपके जो सजेशन है उनको कंसिडर किया जाएगा। तो चलिए देरी ना करते हैं, शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। नीति आयोग, जो नीति आयोग है, सबसे पहले देख लेते हैं क्या जो नीति आयोग है। इसकी फुल फॉर्म आपसे कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसकी ये फुल फॉर्म होती है। इसका काम क्या है? ये एक पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक है भारत सरकार का, जिसका जो काम है, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको हमको देखना है, और जो इंडिया के अंदर जो डेवलपमेंट प्रोसेस होगा उसके अंदर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यानी कि हमको स्टेट और जो सेंटर है उन दोनों को साथ में लेके चलना है। इन दोनों को हमको ध्यान में रखते हुए काम करना है। और इसकी जो हमारी डेवलपमेंट की अप्रोच होनी चाहिए, उसके अंदर हमारी जो अप्रोच होगी ये बॉटम अप अप्रोच, यानी कि बॉटम अप्रोच यानी कि हमको नीचे से ऊपर की तरफ चलना है। यानी कि सबसे पहले हम विलेज लेवल पे चीज़ें देखेंगे, फिर उसके बाद हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चीज़ें देखेंगे, फिर स्टेट लेवल पे चीज़ें देखेंगे, और फिर हम सेंट्रल लेवल पे चीज़ें देखेंगे। यानी कि हमारी जो डेवलपमेंट प्रोसेस होनी चाहिए वो बॉटम अप यानी कि नीचे से ऊपर की ओर हमारी चलनी चाहिए। इसका जो फॉर्मेशन किया गया था वो आपका किया गया था 1 जनवरी 2015 को, और प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके इसका फॉर्मेशन किया गया था। इसके जो आपके हेडक्वार्टर्स मिलेंगे वो मिलेंगे आपको न्यू दिल्ली के अंदर। और इसका जो चेयरपर्सन है, इसके चेयरपर्सन होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जो अभी 2022 की हम बात करें तो नरेंद्र मोदी जी हैं हमारे। वाइस चेयरपर्सन की हम बात करें मई 2022 के अंदर सुमन वैरी जी इसके वाइस चेयरपर्सन है। और अगर हम सीईओ की बात करें मई 2022 के में, तो ये अमिताभ कांत जी हैं। ये अभी 2022 मई में मैं आपको इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो देन अभी की सिचुएशन है, अगर आप एग्जाम देने जाते हैं तो अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग इसके आपके जो चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन और जो सीईओ है इनको देख के जाइएगा, इनको अपडेट कर लीजिएगा। अब चलते हैं सेकंड स्लाइड पे। यानी कि जो स्ट्रक्चर है नीति आयोग की वो कैसी होती है। इसके अंदर एक चेयरमैन होता है। चेयरमैन कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यानी कि भारत के प्रधानमंत्री। एक वाइस चेयरपर्सन होता है, इसको अपॉइंट किया जाता है भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा। एक सीईओ होगा। सीईओ कौन होगा? एक सेक्रेटरी रैंक का अधिकारी होगा भारत सरकार के अंदर, जिसको भी अपॉइंट करेगा हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यानी कि भारत के प्रधानमंत्री इनको अपॉइंट करते हैं। जो इसकी गवर्निंग काउंसिल होगी, इसकी गवर्निंग काउंसिल के अंदर आपके सीएम ऑफ स्टेट्स आ जाएंगे, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, और जो आपके गवर्नर्स हैं केंद्र शासित प्रदेशों के, वो इसके अंदर में आ जाएंगे। इसकी रीजनल काउंसिल होती है। रीजनल काउंसिल में क्या होता है कि इनको समय समय पर फॉर्म किया जाता है। किस लिए फॉर्म किया जाता है? कोई स्टेट है या फिर कोई पर्टिकुलर रीजन है, उसके अंदर कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम आ रही है, कोई स्पेसिफिक इशू है, तो उस इशू को टैकल करने के लिए हम रीजनल काउंसिल जो इनकी फॉर्मेशन करते हैं। इसके अंदर स्पेशल इन्वाइटी होते हैं। स्पेशल इन्वाइटी क्या है कि मान लीजिए कि गवर्नमेंट को कोई भी स्कीम है या कोई भी प्रोग्राम गवर्नमेंट को चलाना है, इसके अंदर गवर्नमेंट को चाहिए कि हमको कोई जो स्पेशल एक्सपर्ट है या कोई एक्सपर्ट है, कोई स्पेशलिस्ट है, यानी कि इस क्षेत्र में कोई प्रैक्टिस कर रहा है बंदा, कोई रिसर्च कर रहा है, तो उसकी स्पेशल नॉलेज की अगर हेल्प की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो उनको स्पेशल इन्वाइटी बोला जाता है। उनको ये इसकी स्ट्रक्चर में इंक्लूड करते हैं, और उनको भी नॉमिनेट कौन करता है? हमारे जो भारत के प्रधानमंत्री हैं वो इसको नॉमिनेट करते हैं। इसके 2 पार्ट टाइम मेंबर होते हैं। जो पार्ट टाइम मेंबर होंगे वो जो लीडिंग यूनिवर्सिटी और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होंगे उनमें से हो सकते हैं। मैक्सिमम 2 पार्ट टाइम मेंबर इसके हो सकते हैं। और जो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होंगे इनके, ये मैक्सिमम 4 हो सकते हैं। ये कौन होंगे? यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो है ये मेंबर होंगे। यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से इनको लिया जाएगा, और इनको भी अपॉइंट करेंगे हमारे भारत के प्रधानमंत्री। यानी कि जो स्ट्रक्चर है इसकी, एक चेयरपर्सन होगा, वाइस चेयरपर्सन, सीईओ होगा, गवर्निंग काउंसिल, रीजनल काउंसिल, स्पेशल इन्वाइटी, पार्ट टाइम मेंबर्स एंड एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। अब मेजर डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करें तो नीति आयोग के मेजर 3 डॉक्यूमेंट्स हैं। एक आपका 3 ईयर एक्शन, एक आपका 7 ईयर स्ट्रेटजी, और एक आपका 15 ईयर प्लान। इसमें से जो 3 और 7 ईयर वाला है इनके पब्लिश हो चुके हैं, 15 ईयर वाला अभी पब्लिश नहीं हुआ है। जो यानी कि इसका 3 ईयर एक्शन है। यानी कि 3 ईयर एक्शन की हम बात करें तो इसके अंदर जो इमीडिएट कंसर्न है, जो भी इशू है वो सब आते हैं। यानी कि हम बात करें तो एक आपको फिजिकल जो डेफिसिट है उसको कम करना है। फिजिकल डेफिसिट क्या होता है? यानी कि जो इंडिया का जो इम्पोर्ट तो एक्सपोर्ट है उनके बीच में जो रहता है कि हम क्या करते हैं कि इम्पोर्ट कम कर रहे हैं, और जो एक्सपोर्ट है वो जो इम्पोर्ट है वो ज़्यादा कर रहे हैं, और जो एक्सपोर्ट है वो हमारा कम होता है। हमारी जो फिजिकल है वो, हमारी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है उसमें कहीं ना कहीं हम माइनस में रहते हैं, तो उसको बोलते हैं फिजिकल डेफिसिट। इसको कम करना है हमको। जो फार्मर की इनकम है उनको डबल करना है, जॉब क्रिएट करना है हमको। जो डेवलपमेंट प्रोसेस है उसको बढ़ाना है। नॉर्थ ईस्ट एरिया में, कोस्टल एरिया में, हिमालयन एरिया में, या फिर आपके जो सूखा जिन राज्यों में अक्सर आता रहता है, तो वो जो राज्य हैं उनके अंदर हमको जो डेवलपमेंट प्रोसेस है वो बढ़ानी है। ट्रांसपोर्ट और कनेक्टिविटी पे हमको फोकस करना है। जो हमारा एक क्रिएशन करना है हमको, नेशनल साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन फाउंडेशन, इसकी क्रिएशन हमको करनी है।
और जो गवर्नमेंट का अनडिजायरेबल एरियाज हैं कुछ, जिनके अंदर मतलब कुछ ऐसे एरिया जिनके अंदर अगर गवर्नमेंट ना भी आए तो वे जो एरिया हैं वो सर्वाइव कर सकते हैं। तो ऐसे एरिया से जो गवर्नमेंट का रोल है वो कम करना है, जो टैक्स सिस्टम है उसको सिंप्लीफाई करना है, जुडिशियल रिफॉर्म हमको लेके आने हैं, यानी कि जो हमारी जो जुडिशरी है उसके अंदर जो पेंडिंग केस है उनको कम किया जा सके, जुडिशियल रिफॉर्म लेके आने हैं, और जो पोल्यूशन की प्रॉब्लम है वो हमको टैकल करना है। मतलब ये जो आप बोल सकते हैं जो इमीडिएट कंसर्न के जो इशू हैं उनके अंदर 3 ईयर एक्शन के रूप में हम काम करते हैं। सेकंड हम बात करें 7 ईयर स्ट्रेटजी। जो 7 ईयर स्ट्रेटजी की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो टाइटल दिया गया था इसको स्ट्रेटजी फॉर न्यू इंडिया एट 75, यानी कि जब भारत की आज़ादी के 75 वर्ष यानी कि आज़ादी का अमृत महोत्सव जब भारत मना रहा होगा तो उसको ध्यान में रखते हुए जो 7 ईयर स्ट्रेटजी है उसको एम किया गया था कि 2015 के अंदर नीति आयोग आया था और 2022 के अंदर भारत की जो है वो अपनी आज़ादी के कहीं ना कहीं 75 ईयर्स आपके सेलिब्रेट कर रहा होगा। तो जो भारत की इकोनॉमी है उसको 3 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है 2022-23 तक। इसका जो फोकस है ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसके जो ड्राइवर्स होते हैं उन पे इसका फोकस, यानी कि एम्प्लॉयमेंट, डबलिंग फार्मर इनकम, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमको अपग्रेड करना है, इनोवेशन इनोवेटिव इकोसिस्टम हमको बनाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर है जो इंडिया का, यानी कि रोड हो गया, आपका ट्रांसपोर्टेशन हो गया, आपका रेल हो गया, आपका एयरवेज हो गया, उनको हमको इम्प्रूव करना है। और जो हमारा इंक्लूजन ग्रोथ हमारी, यानी कि हमारी हेल्थ है, आपकी एजुकेशन है, और इन पे हमको फोकस करना है। जो ट्रेडिशनली बैकवर्ड सेक्शन है, मार्जिनलाइज सेक्शन है, उनको हमको मेन स्ट्रीम के अंदर लेके आना है और बेटर गवर्नेंस पे हमको फोकस करना है। ये इनकी 7 ईयर की स्ट्रेटजी थे। अगर हम 50 ईयर विजन की बात करें तो अभी तक ये पब्लिश नहीं हुआ है एज ऑन जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर ये हो जाता है दैन आप इसको अपडेट कर लीजिएगा उसी के अकॉर्डिंग। अब जो 7 पिलर्स है वो नीति आयोग के जो 7 पिलर है वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला ये प्रो पीपल है। प्रो पीपल माने कि यानी कि जो सोसाइटी या फिर कोई इंडिविजुअल है उसकी जो एस्पिरेशंस है उनको फुलफिल करने की तरफ इसका ध्यान होना चाहिए। प्रो एक्टिविटी, जो सिटीजन की नीड है उनको उसको रेस्पॉन्स करना है। पार्टिसिपेशन, यानी कि जो ग्रोथ है उसके अंदर जो सिटीजन्स हैं उनको भी हमको इन्वॉल्व करना है। जैसे हम बात करें तो जैसे अगर हम बात करें स्वच्छ भारत की हम बात करें, या फिर आप बोले कि स्किल इंडिया है, इनकी हम बात करें, यानी कि जो गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है उनके अंदर मतलब अकेली गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। जो भारत के जो सिटीजन्स हैं उनको भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व करना होगा इंडिया की ग्रोथ के अंदर। जो भारत की जो पॉपुलेशन है, भारत की जो सिटीजन्स हैं उनको एम्पावर करना है, स्पेशली वुमेन पे इसका फोकस होना चाहिए। इंक्लूजन का मतलब होता है समावेशी विकास। समावेशी विकास का मतलब कि सब लोगों को हमको प्रॉपर ट्रीट करना है, सब लोगों को हमको इक्वल मानते हुए ट्रीट करना है, और हर एक सेक्शन की हमको डेवलपमेंट फोकस करना है। हमको चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी ब्रीड का हो, या फिर किसी भी जेंडर को, हमको इसमें किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करना है। यानी कि समावेशी विकास की तरफ हमारा ध्यान होना चाहिए। इक्वलिटी की हम बात करते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी हमको सबको देनी है। और ट्रांसपेरेंसी, यानी कि जो गवर्नमेंट है उसका जो रेस्पॉन्स विजिबल होना चाहिए और रेस्पॉन्सिव होनी चाहिए हमारी जो गवर्नमेंट, यानी ट्रांसपेरेंसी जो गवर्नमेंट के वर्क होते हैं उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी हमको लेके आनी है। ये 7 पिलर्स हैं नीति आयोग के। फंक्शन ऑफ नीति आयोग, जो नीति आयोग के फंक्शन है, कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, यानी कि जो स्टेट्स हैं स्टेट्स को एक्टिव रोल प्ले करना होगा। जो भारत की नेशनल पॉलिसी है उनके डेवलपमेंट के लिए जो कर होते हैं उसके अंदर जो स्टेट है उनका एक्टिव रोल होना चाहिए, यानी कोऑपरेटिव और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। सेकंड, शेयर नेशनल एजेंडा, यानी कि जो नेशनल डेवलपमेंट की जो प्रायोरिटी है या फिर जो कोई भी स्ट्रेटजी है उनके अंदर जो स्टेट्स हैं उनको भी कहीं ना कहीं उसका जो विजन है उनको इवोल्व करना होगा। स्टेट्स को भी हमको लेकर आना चाहिए, यानी कि जो हमारा नेशनल का एजेंडा है, जो हमारा राष्ट्रीय एजेंडा है, ये नहीं कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके अंदर हमको स्टेट को भी इन्वॉल्व करना है। स्टेट बेस्ट फ्रेंड एट सेंटर, जो इसका तीसरा फंक्शन है। स्टेट बेस्ट फ्रेंड सेंटर का मतलब क्या है कि जो कोई भी स्टेट है उसके कोई भी पर्सनल चैलेंजेस हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट उसको कोऑर्डिनेट करेगी और सपोर्ट करेगी स्टेट्स को उनके जो ओन चैलेंज है उनको फेस करने के लिए। डिसेंट्रलाइज प्लानिंग, जैसे मैंने आपको बताया था बॉटम अप्रोच, यानी कि जो प्लानिंग है ये नहीं है कि सेंटर कोई भी डेवलपमेंट का प्रोसेस है सेंट्रल गवर्नमेंट ने बस बना दिया है और उसको ऑर्डर दे दिया कि आप सबको फॉलो करना है। नहीं, जो हमारी प्लानिंग होगी डिसेंट्रलाइज होगी, यानी कि आप ग्राम पंचायत अपने लेवल प्लानिंग करेंगी, स्टेट गवर्नमेंट अपने लेवल प्लानिंग करेंगी और फिर आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट अपने लेवल, यानी कि जो हमारी प्लानिंग प्रोसेस होना चाहिए उसके अंदर जो स्टेट्स हैं और जो लोकल गवर्नमेंट है उनको भी अथॉरिटी दिया जाएगा। उनको भी जो प्लान्स हैं हमारे डेवलपमेंट के वो बनाने का उनको भी ध्यान उनका होना चाहिए उस तरफ, यानी कि हमको लोकल गवर्नमेंट की जो सजेशंस है उनको भी हमको कहीं ना कहीं ध्यान में रखना है। और हमारी जो डेवलपमेंट की प्रोसेस है वो बॉटम अप यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ हमारी होनी चाहिए। हम बात करते हैं विजन एंड सिनेरियो प्लानिंग, फोकसिंग ऑन आइडेंटिफाई क्रिटिकल गैप्स, हार्सनिंग
अनटैप्ड पोटेंशियल देन डिजाइन मीडियम एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी फ्रेमवर्क ऑफ डेवलपमेंट। यानी कि इसका मतलब क्या है, विजन एंड सिनेरियो प्लानिंग। यानी कि जो कुछ क्रिटिकल गैप्स है, यानी कि हम गैप की बात करें कि एक एरिया हमारा ज़्यादा डेवलप हो गया, एक एरिया हमारा कम डेवलप हो गया, उनके अंदर जो गैप है, यानी किसी भी कोई स्टेट है उसकी अनटैप्ड पोटेंशियल, यानी किसी स्टेट के अंदर हम बात करें कि उसके अंदर पोटेंशियल तो है। यानी कि अगर हम बात करें हिमालयन राज्य की, जैसे आपकी हम हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं, तो इसके अंदर हमको पता है कि जो टूरिज्म सेक्टर को अच्छी तरह से अट्रैक्ट कर सकते हैं, उत्तराखंड है उसको हम अट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो पोटेंशियल है उसको अभी तक टैप नहीं किया गया है। उस पोटेंशियल को टैप करके और फिर हमको अपने डेवलपमेंट की, आपकी जो मीडियम प्लानिंग क्या है, आपकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या है, उसका एक फ्रेमवर्क तैयार करना है। आपका मतलब एक जो विजन है वो लॉन्ग टर्म विजन हमारा हमको लेके चलना है। यानी कि जो ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे हम मतलब ग्रोथ कर सकते हैं लेकिन अभी तक नहीं कर पाए हैं, उसको हमको कहीं ना कहीं टैकल करने की रिक्वायरमेंट है। डोमेन स्ट्रेटजी, वही बात है कि डोमेन स्ट्रेटजी टू डिलीवर बॉटम लाइन रिजल्ट बाय रिड्यूसिंग अननेसेसरी कॉस्ट। ये कॉस्टेड नहीं है, कॉस्ट होगा कॉस्ट यहाँ पे। यानी कि डोमेन स्ट्रेटजी का मतलब क्या है कि कुछ ऐसी अननेसेसरी खर्चे हैं जो गवर्नमेंट चाहे तो रिड्यूस कर सकती हैं, उनको रिड्यूस करके और हमको बॉटम लाइन यानी कि जो हमारी सोसाइटी का जो सबसे निचला तबका है उस तक हमको रिजल्ट पहुँचाने हैं। साउंडिंग बोर्ड का मतलब क्या है, टू स्ट्रेंथन द गवर्नमेंट पोजिशन थ्रू ऑब्जेक्टिव क्रिटिसिज्म एंड कॉम्प्रीहेंसिव काउंटर व्यू। यानी कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को अपनी जो पोजीशन है वो स्ट्रेंथन करनी है, और जो क्रिटिसिज्म गवर्नमेंट का हो रहा है या कोई काउंटर व्यूज आ रहे हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज को लेकर, दैन हमको उनको भी ध्यान में रखते हुए अपनी ये नहीं है कि हमारा जो क्रिटिसिज्म हो रहा है तो हम सीधा उसको नकार दें कि नहीं ये गलत है, उनको ध्यान में लेते हुए हमको वर्क करना है। नेटवर्क ऑफ एक्सपर्टीज की हम बात करें तो मेन स्ट्रीम एक्सटर्नल आइडियाज एंड एक्सपर्टीज इनटू गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम थ्रू ए कोलैबोरेशन कम्युनिटी ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल एक्सपर्ट। यानी कि वही बात है, गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी अगर हम बना रही है, कोई प्रोग्राम बना रही है, गवर्नमेंट की डेवलपमेंट से रिगार्डिंग कोई स्ट्रेटजी है, उस पर जो एक्सपर्ट हैं उस फील्ड के अंदर, चाहे वो नेशनल लेवल के या फिर इंटरनेशनल लेवल से हैं, तो उनसे कंसल्ट करना है, उनके जो आइडिया है उनको हमको लेना है, और उस आधार पर जो गवर्नमेंट पॉलिसी और उनके जो बेस्ट आइडियाज होंगे उनको गवर्नमेंट पॉलिसी और प्रोग्राम के अंदर हमको इंक्लूड करने हैं। यानी कि उनके जो आइडिया है उनको इन्हीं हमने पीछे छोड़ दिया, उनको उनके आइडिया को भी अगर उनके अंदर पोटेंशियल है उनको मेन स्ट्रीम में उनके आइडिया को लेके आना है। क्रिएट नॉलेज एंड इनोवेशन हब, यानी कि नॉलेज और इनोवेशन हब है उनको क्रिएट करना है। हार्मोनाइजेशन यानी कि इक्वालिटी टू फैसिलिटेट हार्मोनाइजेशन ऑफ एक्शन अक्रॉस डिफरेंट लेयर ऑफ गवर्नमेंट्स व्हेन इवॉल्विंग क्रॉस कटिंग ओवरलैपिंग इश्यूज थ्रू कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन एंड कोलैबोरेशन एंड कन्वर्जेंस। यानी कि इसका क्या मतलब है कि जितने भी राज्य हैं, कोई भी स्टेट है, यानी कि उसमें हमको जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है, कोई भी फील्ड हो, उसके अंदर हमको समान रूप से ध्यान करना है और हमको कम करना है, कोशिश करना है कि हमारे जो एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर हो है उसको कम करना है। जो ओवरलैप है, मतलब हम मान लीजिए कि हम स्कीम की बात करें कि 2 स्कीम चल रही हैं डेवलपमेंट के रिगार्डिंग, लेकिन कहीं ना कहीं ये ओवरलैप है, तो उन सबको ध्यान में रखते हुए उन जो ओवरलैपिंग है उसको भी हमको कम करना है, कम्युनिकेशन हमको स्टेट के साथ में रखना है, कोऑर्डिनेशन करना है, कोलैबोरेशन करना है, तो यही सब चीज़ें हैं। हार्मोनाइजेशन, कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, यानी कि कोई भी कोई भी आपका इंटर स्टेट है या फिर सेंटर स्टेट का इशू है या इंटर डिपार्टमेंटल कोई भी इशू है, उसके अंदर कोई कन्फ्लिक्ट चल रही है तो उसको रिजोल्व करना है, और उसको रिजोल्व करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराना है। कोऑर्डिनेटरी इंटरफेस विद द वर्ल्ड, आपका इंटरनल कंसल्टेंसी के साथ में वो काम करना है। कैपेसिटी बिल्डिंग एंड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन वो हमको करना है। मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ पॉलिसी एंड प्रोग्राम, यानी कि जो भी हमारे पॉलिसी और प्रोग्राम चल रहे हैं उनको समय समय मॉनिटर करना, उनकी इवैल्यूएशन करना कि जो हमने प्रोग्राम या पॉलिसी चलाई थी वो अच्छे से वर्क भी कर रहे हैं, जो हमारी डिजायर्ड उनसे हमने एक्सपेक्टेंसी रखी थी वो हम फुलफिल कर पाएंगे नहीं, उनको समय समय पर मॉनिटर करना, इवैल्यूएट करना। गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ नीति आयोग, जो नीति आयोग है इसके गाइडिंग प्रिंसिपल कौन कौन से हैं? 7 गाइडिंग प्रिंसिपल है इसके। अंत्योदय का मतलब है कि यानी कि जो पुअर ऑफ द पुअर है, यानी कि गरीबों में भी सबसे गरीब, यानी कि उस तक हमको जो गवर्नमेंट की स्कीम से हमको फ़ायदा पहुँचाना है। यानी कि कोई भी पुअर है, माइलाइज सेक्शन है या डाउन रोडन सेक्शन है, उसके अपलिफ्टमेंट के और उनको उस सेक्टर को उनको प्राइवेटाइज हमको उसके लिए सर्विसेज को करना पड़ेगा। यानी गरीबों में जो सबसे गरीब है उसको हमको उसका विकास होना चाहिए, जो गवर्नमेंट की स्कीम है उस तक उसका फायदा पहुँचना चाहिए, उसको बोलते हैं अंत्योदय। इंक्लूजन का मतलब वो ये समावेशी विकास, सबको जेंडर, रीजन, रिलीजन, कास्ट और क्लास इनको ध्यान में नहीं रखता है, सबको इनकी जो इनइक्वलिटी है उनको हमको ध्यान में नहीं रखना है, सबके लिए हमको इक्वलिटी के साथ में ट्रीट करना है।
टू इंटीग्रेट आवर विलेज इन डेवलपमेंट प्रोसेस। जैसे हम बात करते हैं बॉटम अप्रोच की हम बात करते हैं, हमारे जो विलेज हैं उनको डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर हमको इंटीग्रेट करना है। डेमोग्राफिक डिविडेंड, जो इंडिया के जो पीपल है उनकी जो डेवलपमेंट है उसको फोकस करना है एजुकेशन, स्किलिंग और एम्पावरमेंट के द्वारा। पीपल पार्टिसिपेशन, इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जो हमारा डेवलपमेंट उसके अंदर जो लोगों का पार्टिसिपेशन जितना मैक्सिमम हो सकता है उसको इंक्लूड करना है। जो गवर्नेंस है, गवर्नेंस का ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल, प्रोएक्टिव एंड प्रपोजफुल स्टाइल ऑफ गवर्नेंस, यानी जो गवर्नमेंट की जो वर्क प्रोसेस होती है वो आपका अकाउंटेबल होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और एक्टिव होना चाहिए। इस तरफ उनको काम करना है। एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ इन डेवलपमेंट प्रोसेस, यानी कि जो हमारा डेवलपमेंट का प्रोसेस हमारा चला है उसके अंदर सस्टेनेबिलिटी हमको कहीं ना कहीं लेके आने की रिक्वायरमेंट है। तो ये हमारे जो गाइडिंग प्रिंसिपल है नीति आयोग के वे ये हैं। हम बात करें नीति आयोग की परफॉर्मेंस के बारे में। जो नीति आयोग की परफॉर्मेंस है इसका क्या है, इसने जो स्मूथ डेलिब्रेशन with states in restructuring existing 60 central sponsored scheme into 30 which avoid overlapping, ensure visibility and flexibility। यानी कि जो नीति आयोग से होने से फ़ायदा हुआ है वो क्या है कि जो स्टेट के साथ में जो स्मूथ रूप से हम फंक्शन कर पा रहे हैं, और उसने हमारी हेल्प की है। जो 66 सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स क्या होती हैं और सेंट्रल सेक्टर स्कीम क्या होते हैं, मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है इन डिटेल। अगर आपको उनके बारे में जानना है तो आप लास्ट लेक्चर आपको देख सकते हैं। जो हमारी 66 सेंट्रल सेक्टर स्कीम थी उसको 30 के अंदर कन्वर्ट करती हैं। जो हमारी जो ओवरलैपिंग है उसको कम करती हैं, विजिबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी को हमारी इंश्योर करनी है। जो हमारी कोऑपरेटिव जो फेडरलिज्म है उसका जो उसकी जो स्पिरिट है उसको हमने कहीं ना कहीं मजबूत किया है, क्योंकि जो स्टेट है अब एक्टिव रूप से इन्वॉल्व है जो हमारी इंडिया के डेवलपमेंट है उसके अंदर। लेसन द ब्रीच ऑफ फाइनेंशियल ट्रस्ट बिटवीन स्टेट एंड सेंटर। जो हमारा जो सेंटर गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके उसमें आपने देखा होगा कि हमेशा फाइनेंशियल इशू को लेके कहीं ना कहीं जो ट्रस्ट था वो कहीं ना कहीं कम था, क्योंकि जो स्टेट कहीं ना कहीं डायरेक्ट रूप से इन्वॉल्व नहीं थे इंडिया के डेवलपमेंट प्रोसेस में। लेकिन अब आप देखते हैं नीति आयोग के अंदर सभी राज्यों के सीएम और फिर आपके प्राइम मिनिस्टर साथ बैठ के वर्क करते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स वो सब बैठ के साथ में काम करते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं फाइनेंशियल ट्रस्ट वो कहीं ना कहीं इंक्रीज हुआ है। जो आपने जीएसटी का जो इम्प्लीमेंटेशन था वो स्मूथ तरीके से हो गया है। स्मूथन द इशू ऑफ लैंड एक्विजिशन। जो लैंड एक्विजिशन का जो इशू रहता है उसको कहीं ना कहीं स्मूथन क्या मानने के लिए गवर्नमेंट को कोई भी गवर्नमेंट को प्रोग्राम चलाना है, कोई भी गवर्नमेंट का एजेंडा है कि गवर्नमेंट को इस क्षेत्र में मान लीजिए कि कोई रेल लाइन निकालनी है और वो 2 स्टेट से होकर जा रही है। एक आपकी बात करते हैं, एक आपकी यूपी से होकर जा रही है और एक एमपी से होकर जा रही है। यहाँ पे एक्स पार्टी की सरकार है, यहाँ पे वाई पार्टी की सरकार है, और सेंटर में भी आपकी एक्स पार्टी की सरकार है। यानी सेंटर की कोई स्कीम है तो क्योंकि यहाँ पे दोनों की एक्स पार्टी की सरकार है तो यूपी तो आपको कहीं ना कहीं जो वो स्कीम्स है उसके अंदर आपको लैंड दे देगा, लेकिन एमपी नहीं देगा। और इसके अंदर कोई हमारा डायरेक्ट हमारा कॉन्टैक्ट भी नहीं है, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ दोनों बैठ के बात कर सकें, तो इसमें इशू आते हैं। लेकिन अब जो नीति आयोग है एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्या है कि जहाँ पे यूपी का सीएम भी बैठा है, एमपी का सीएम भी बैठा है और प्रधानमंत्री बैठे हैं। यानी कि जो लैंड एक्विजिशन का जो इशू है वो कहीं ना कहीं हम बैठ के बातचीत के दौरान आसानी से हम सुलझा सकते हैं। तो जो लैंड एक्विजिशन है वो कहीं ना कहीं स्मूथ हुआ है। स्मूथन द बजटरी एंड एक्स्ट्रा बजटरी फाइनेंशियल एलोकेशन ऑफ स्टेट। यानी कि अगर स्टेट किसी भी स्टेट को फाइनेंशियल की रिक्वायरमेंट पड़ती है वो बजट की हो या फिर बजट से अलग हो, तो हमने कहीं ना कहीं स्मूथन किया है क्योंकि सब लोग एक जगह बैठ के काम कर रहे हैं, देन ये कहीं ना कहीं स्मूथन हुआ है। और मॉनिटर एंड कलेक्ट डेवलपमेंट डाटा ऑन रियल टाइम बेसिस। यानी कि जो हमारा जो डेवलपमेंट का डाटा है वो हम रियल टाइम बेसिस पे हम बात करते हैं, हम पा सकते हैं। लेकिन पहले क्या होता है था कि जब प्लानिंग कमीशन था तो कहीं ना कहीं मतलब कहीं ना सेंटर और जो स्टेट थे वो कहीं ना कहीं उनका जो कोऑर्डिनेशन था वो कहीं ना कहीं कम हो जाता था, क्योंकि सब लोग एक जगह बैठ के बात नहीं कर पाते थे उस लेवल पे। तो उस वजह से जो डाटा था वो कहीं ना कहीं लैक करता था। कहीं ना कहीं से हम बात करें अगर जो डाटा देखें तो 2 ईयर्स का हमारा जो डाटा है हमारे पास में नहीं रहता था। उसके अंदर जो हमारे डेवलपमेंट प्रोसेस थे वो कहीं ना कहीं हार्सन हमारे होते थे। लेकिन अभी जो है हम सब लोग एक जगह बैठ के वर्क कर रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सब लोग मिल सकते हैं, डायरेक्ट कन्वर्सेशन कर सकते हैं। तो इस वजह से जो हमारा जो रियल टाइम डाटा है वो हमको प्रोवाइड होता है और हम इमीडिएट एक्शन ले सकते हैं किसी भी फील्ड में, किसी भी पॉलिसी में, किसी भी प्रोग्राम के अंदर, या कोई भी हमारा नेशनल सिक्योरिटी या कोई भी इशू है तो उस पर हम बिल्कुल इमीडिएट एक्शन ले सकते हैं क्योंकि हमारे पास में रियल टाइम डाटा होता है। एंड देन आज के लिए इतना है। एंड देन आज के लिए इतना ही। इफ़ लाइक डू शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए देन आप सक्सेस नेत्रा टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको जो इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नए वीडियो में बहुत जल्द।